दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज केमिस्ट्री की डिजिटल क्लासेस में मैं आपके लिए कुछ खास चैप्टर लेकर आया हूं और कुछ खास पॉइंट पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं केमिकल रिएक्शन। दोस्तों आपने नाम तो सुना होगा रासायनिक अभिक्रिया की। ये रासायनिक अभिक्रिया का बेसिक पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं और आज की क्लास अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये अभिक्रिया होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं, यानी एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व मैं आपको कराऊंगा ताकि आप समझो, क्योंकि ये मैथ की तरह प्रैक्टिस करने वाला विषय है। जैसे मैथ में आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाता है और आपको सवाल ना दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर उस मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन बताऊंगा ही बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में रिएक्शन बनता कैसे है, रिएक्शन से जो तत्वों का निर्माण होता है नए नए, या जो यौगिक बनते हैं वो कौन से यौगिक बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो बहुत कुछ आज हम सीखने वाले हैं और भी सीखेंगे दोस्तों धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में। अब इतने बड़े पीरियोडिक टेबल में इन धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, उनके चार्जेस के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो बंध हैं ये तीन तरह के यौगिक बनाते हैं। उन तीन में से दो यौगिकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक है आयनिक कंपाउंड जिसको आप क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक है कोवैलेंट कंपाउंड जिसे आप सहसंयोजी बंध कहते हैं या सहसंयोजी यौगिक का नाम देते हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, इसी तरह से बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं। ये तो मैं थोड़ा सा ही देके रखा हूं, तो बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं। और गजब की ट्रिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि कोई भी चीज देखते ही आप उसको जो है सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू होने जा रहा है। एक बात और याद रखेगा, प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, तो जल्दी से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके माध्यम से आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये रहा पीरियोडिक टेबल। कई बार हमारे सामने आ चुका है, आज फिर से एक बार हमारे सामने आ गया। लेकिन क्या करने के लिए कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है जो पीरियोडिक टेबल में आप नॉर्मली ध्यान नहीं देते हो, उस पर मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए इस पीरियोडिक टेबल को यहां पे लेके आया हूं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो यहां पर 7 होते हैं। जैसे एक यहां पर है, एक पहले ऊपर ही यहां पर हाइड्रोजन होता है, पहले नंबर पे यहां पे हाइड्रोजन होता है तो एक हो गया, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, छठवां यहां पे और सातवां यहां पे। इस तरह से ये 7 होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से देखें दोस्तों, ग्रुप की संख्या, ये तो पीरियड होते हैं आप सभी जानते हैं, ये 7 पीरियड होते हैं। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो मैंने बताया था ग्रुप की संख्या कितनी होती है, 18। ठीक है, तो आपके सामने दो बातें हैं, 7 पीरियड होते हैं, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा क्या है 18 ग्रुप होते हैं, आपको ये याद रखना है। अब इस 18 ग्रुप में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं जो चीजें, वो ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ग्रुप में 2 तरह की चीजें मिलेंगी, एक तो होता है ए, एक होता है बी। शायद आपने केयर नहीं किया, बट आप याद रखिएगा ए और बी 2 तरह के ग्रुप मिलते हैं। सबसे पहले अगर मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीफ ने यहां पर कुल 8 आवर्त सारणी के बारे में बताया था, मतलब 8 जो है ग्रुप के बारे में बताया था। उस समय तक ये बी वाले पॉइंट नहीं थे, तो अभी ये बी वाले बाद में जुड़े हैं। यहां पर देखिए बी यहां पर लिखा है ना, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और ये तीनों मिलाकर के 8B, फिर 1B, 2B। तो ये बी वाले जो कॉलम है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी ये जो बीच वाले है ना, बी वाले, इनको आप पूरी तरह से हटा दो। आपको क्या ध्यान देना है वो ध्यान दीजिए। आपको मैं ध्यान दिला रहा हूं कि ए वाला कॉलम देखिए, यहां पर 1A लिखा है, यहां पर 2A लिखा है। ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला ग्रुप। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है 1A 2A। फिर देखिए यहां पर 13वें नंबर पे आएंगे तो आपको मिलेगा 3A। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 4A, ठीक है, फिर 5A, फिर 6A, फिर 7A और उसके बाद क्या हो जाता है 0 ग्रुप आ गया। ठीक है, 0 ग्रुप आ गया। तो दिख रहा आपको ये 18वां है, तो इसको याद रखेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और 1, 2 आपका इधर है, तो 1, 2 और लाइंस देखिए 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसको आप याद रखेगा। क्यों याद रखना है? अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आगे के टॉपिक में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधे अपने पॉइंट पर कि आज मैं आपको क्या बताना या क्या सिखाने वाला हूं। दोस्तों पहले तो आप जानिए कि तत्वों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट मैंने शुरू में बताया 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है धातु जिसे आप मेटल कहते हैं, दूसरा होता है अधातु जिसे आप नॉन मेटल कहते हैं, तीसरा होता है उपधातु जिसे मेटालाइट कहा जाता है। अंतर क्या है तीनों में दोस्तों? अगर सामान्य भाषा में बताऊं कि धातु क्या होता है तो आप सभी जानते हैं कि सोना धातु होता है। नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं ना भाई, सोना चांदी क्या है, ये धातु होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ते हो कि ये सब क्या होते हैं, धातु माने जाते हैं। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि ये धातु होते हैं। तो दोस्तों आगे की जो बातें वो आप ध्यान दीजिए।
सोना चांदी। आप एक चीज और भी कर सकते हो, यहां पे ध्यान दीजिए, आप ये भी तो बोल सकते हो यहां पे कि जो धातु होता है उन धातुओं के अंदर अपनी खुद की चमक होती है। सर बिल्कुल सही है। धातुओं को पीट करके पतला बनाया जा सकता है। सर वो भी सही है। धातुओं को खींच करके तार बनाया जा सकता है। सर वो भी सही है। ठीक है, ये धातुओं की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। अधातु इसी के अपोजिट होते हैं। अधातु यानी नॉन मेटल इसी के अपोजिट होते हैं। बात आती है सर उपधातु क्या होते हैं, मेटालाइट क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि मेटालाइट में धातु और अधातु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए उसे उपधातु या मेटालाइट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हो गई। अब एक चीज और याद रखिए, अगर मैं इनके ऊपर चार्जेस की बात करूं कि भाई किस तरह के चार्ज होते हैं, तो याद रखिए मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने भी धातु होते हैं ना, इनमें हमेशा प्लस चार्ज पाया जाता है, जबकि जो अधातु होते हैं उस पे क्या पाया जाता है, उस पे माइनस चार्ज पाया जाता है। ठीक है, माइनस चार्ज पाया जाता है। और जो उपधातु होता है उस पे क्योंकि दोनों की विशेषताएं होती हैं, इस वजह से प्लस और माइनस दोनों का चार्ज पाया जाता है। क्या आपने इतनी बात समझ लिया? एक एक बात समझिए। अगर आप चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग आप समझ पाएं, तो मैं जितनी बातें बताया जा रहा हूं इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई कठिन बात नहीं बता रहा हूं। फिर से एक बार देख लीजिए। शुरुआत में मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में पहला और दूसरा कॉलम, फिर तीसरा वाला 13 से शुरू होता है। तो 3 13 आप याद कर सकते हैं। तीसरा वाला 13 से शुरू होता है, फिर 14 15 16 ऐसे करके रहेगा। ठीक है, वो मैंने बताया। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, और ये आपका आखिरी पॉइंट है। फिर इसी के बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉन्डिंग बनता कैसे। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। शायद आपने बचपन में इन चीजों को नहीं सीखा होगा और बड़ी प्रॉब्लम रही होगी और बहुत डर भी लगता था इस केमिस्ट्री से या केमिकल बॉन्डिंग से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको केवल बड़ा कर दिया है। ये बताइए, इतने ज्यादा एलिमेंट यहां पे दिए गए, 100 से ज्यादा एलिमेंट यहां पर हैं। अगर यहां पे हमसे कोई कह देगा भाई कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है, तो हम बताएंगे सर कैसे? हमारे सामने तो विकट समस्या है सर, हम कैसे बताएंगे? ठीक है, मैं हूं ना बताने के लिए, एक लाइन लगेगा बताने में। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो चेस खेलते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो चेस खेलते हैं? बहुत सारे लोग होंगे जो चेस खेलते होंगे, बहुत सारे होंगे जो नहीं भी जानते होंगे। चलो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जान लें। आज मैं थोड़ा सा एक हिंट आपको बताना चाहता हूं। चेस में दोस्तों घोड़ा की बात करें तो घोड़ा हमेशा यल चाल चलता है, और ऊंट की बात करें तो ऊंट हमेशा तिरछा चलता है। होता है ना, ऊंट की जो चाल होती है वो हमेशा तिरछा होता है। अभी जो ऊंट की चाल जो तिरछी होती है, उसके आधार पर देखिए, यहां से आप पकड़ लीजिए बोरान को। क्या पकड़ लीजिए? बोरान को। और मान लीजिए कि बोरान पर कोई ऊंट बैठा हुआ है, तो बोरान पे जो ऊंट बैठा हुआ इसका एक चाल फिक्स करिए, ऐसा सीधा बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलिरियम और एस्टाटाइन। ठीक है, ये ऐसे आप सीधा चाल पकड़ लीजिए। क्या हो गया? ये 14 नंबर, फिर इधर 33 आ गया, इधर 52 आ गया, इधर 85 आ गया। एक रेखा मैंने खींच दिया, ध्यान दीजिएगा। बोरान से तिरछे में देखिए सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलिरियम और एस्टाटाइन, ये हो गया। और पहले और आखिरी को छोड़ करके बाकी के नीचे वाले एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लीजिए, पहला और आखिरी छोड़ दीजिए। तो इसी सिलिकॉन के नीचे कौन सा एलिमेंट है? यहां पर देखिए जर्मेनियम है। आर्सेनिक के नीचे कौन सा है? यहां पर देखिए एंटीमनी है, जिसको Sb से दिखाया जाता है। और यहां पर टेलिरियम के नीचे कौन सा है? पोलोनियम। ठीक है, हमने इतना सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही जो 8 है ना, यही 8 मेटालाइट होते हैं। यही 8 क्या है? मेटालाइट। यही 8 उपधातु होते हैं। क्या आपको याद हो गया? क्या आपको याद हो गया? अगर कभी भी ये पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो क्या पीरियोडिक टेबल में आप बता सकते हैं कि उपधातु कौन सा है, और आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 को याद करना ज्यादा आसान काम है भाई। इतना याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप 8 को याद कर लो। क्यों मैं 8 को याद करने के लिए कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन भी अभी बताता हूं। पहले 8 को याद करो। देखो बोरान बड़ा फेमस है, बोरान फेमस है, इसको याद कर लो। सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, इधर जर्मेनियम, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। एंटीमनी, टेलिरियम, पोलोनियम और एस्टाटाइन, इसको आप याद कर लीजिए 8। अब ध्यान दीजिए, ये 8 जो है ना, अगर इसके इस साइड आ जाएंगे, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं इस लाइन के उस बाजू, ठीक है, वो सभी नॉन मेटल हैं। क्या है? वो सभी नॉन मेटल है। क्या आप याद कर सकते हो इस चीज को? बड़ा आसान हो गया सर।
इसके उधर जो है, इस लाइन के इधर जाएंगे नॉन मेटल, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, क्रिप्टॉन, आर्गन, और ये सब क्या इससे नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं? ये सब नॉन मेटल की श्रेणी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल, कोई दिक्कत। और इधर अगर आ जाएंगे दोस्तों तो ये सभी मेटल की श्रेणी में आते हैं, मेटल और नॉन मेटल। अभी आप इतनी बात समझ गए हो, मेटल और नॉन मेटल, अगर आप इतनी बात समझ गए, ये वाला छोड़ दीजिएगा, ये बी वाला कॉलम को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, इसको लेके मत चलिएगा, मैं इधर बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर गैलिनियम दिया है, यहां पर एल्यूमिनियम दिया, भाई ये इसके इधर ही तो है। अगर यहां पे मैं टीन की बात कर लूं, मैं लेड की बात कर लूं, मैं थैलियम की बात कर लूं, मैं इंडियम की बात कर लूं, मैं इन सब की बात कर रहा हूं, या फिर मैं इधर से पहले और दूसरे वाले पीरियड में जितना भी दिया है, तो पीरियड कर रहा हूं, पहले और दूसरे वाले ग्रुप में जितना भी दिया है मैं उनकी बात कर ले रहा हूं, ठीक है। ये सभी मेटल कहलाते हैं। क्या आप इतनी बात सीख गए हो? क्या आप इतनी बात सीख गए? कोई दिक्कत आपको? दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, सिखाना मेरा फर्ज है। कंफ्यूजन होने से पहले अगर चीजें सीख ली जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग करने चलते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया था, वैलेंसी पढ़ाया था ना, 2 दिन पढ़ाया। एक दिन तो डिटेल से वैलेंसी पढ़ाया, दूसरे दिन थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में फिर पढ़ाया कि आप भूलो मत। वैलेंसी में मैंने क्या बताया था दोस्तों, कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्यों? स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसी को उस एलिमेंट का वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी निकालना मैंने सिखाया था आपको, और आप देख लो यहां पे मैंने वैलेंसी लिख दिया। पहले वाले ग्रुप में वैलेंसी कितनी होती? 1, दूसरे वाले ग्रुप में वैलेंसी कितनी होती? 2, और इसको तो मैं हटा ही दिया हूं क्योंकि मैं इस वाले श्रेणी से बाहर है, ठीक है। आ जाता हूं 13 नंबर के ग्रुप में, ठीक है, 13 नंबर पे, तो इसकी वैलेंसी 3, फिर इसकी वैलेंसी 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकती किसी चीज की, 5 वैलेंसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे रीजन जो था वो मैंने बताया था वैलेंसी। हो सकता है आप भूल गए हो, एक बार आज फिर से रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। फिर से 3, 2, 1 और 0। अब एक बार आप अगर याद नहीं आ रहा हो तो चलो एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूं, आदत है ना मेरी, ठीक है। कोई भी भूली हुई चीज को एक बार मैं सोचता हूं कि रिवाइज करा ही देता हूं ताकि फायदा हो जाए। चलो कोई एक एक आइटम सबका ले लेते हैं, इन जितना भी सिलेक्ट किया हो ना सब में से एक एक आइटम ले लेते हैं। चलो मान लो यहां से मैंने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम आता है किस नंबर पे दोस्तों? 11 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 8, 2, 10, 1, 11, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए बताओ, एक जो है परमाणु त्याग, एक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो आसान है, या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो आसान है? वो आसान काम है। आसान क्या है? आसान क्या आप ये बताना। तो आप कहोगे सर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो इसके लिए बड़ा कठिन काम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए आसान काम है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है, ठीक है। चलो यहां से ले लेते हैं, चलो मान लो कैल्शियम ले लिया। कैल्शियम किस नंबर पे आता है दोस्तों? कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, ठीक है। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 20 का? तो 8, 2, 10 और 10, 9, 19, लेकिन 19 आप कैसे लिखोगे? 8 का मैं 1 लिखोगे, क्यों? मैंने बताया था अष्टक का नियम, बताया था ना अष्टक का नियम, कि ये इसको कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 2, 8, 9 की नहीं लिख दिया, क्योंकि यहां पे तो अधिकतम 18 लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि अष्टक का नियम फॉलो करता है, तो पहले 8 बनाना चाहता है, बाद में 1 करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या कर लिया? 8 और 1, समझ में आ गया? 8 और 1, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां बाहर वाले में कितना हो गया दोस्तों? 8, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए एक परमाणु त्यागना आसान काम है, या फिर 18 में से 9 हो गया ना, तो 9 को घटा करके बाकी का आप देख लीजिए कि उतना ग्रहण करना आसान है। तो ये इसके लिए यार ये त्यागना आसान होता है, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है? एक मिनट, ठीक है। कितना हो गया? 8, 2, 10, 8, 18, 1, 19 का, ये 20 नंबर पे है ना। हम भी कहें यार कि एक वैलेंसी को 2 वाले में कैसे आ गया? यहाँ पे 2 होगा ना, आप भी बता दिया करो, ठीक है। ये 2 हो गया। अरे 8, 2, 10, 8, 18, 2, 20, तो ये 2, इसके लिए 2 त्यागना आसान काम है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? इसकी वैलेंसी 2 हो गई है। चलो इसकी वैलेंसी चेक कर लेते हैं, यहां से कोई भी उठा लो। चलो एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम किस नंबर पर आता है? 13 नंबर पे आता है। अगर 13 नंबर पे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कितना हो जाएगा? 8, 2, 10, 3, 13। बताओ 3 त्यागना आसान है या 5 ग्रहण करना आसान है? क्या आसान है? 3 त्यागना आसान है, 3 त्यागना आसान है, तो त्याग दो 3, तो 3 जो त्यागे, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है?
3 है। चलो एक बार इस वाले कॉलम का भी चेक कर लेते हैं। सिलिकॉन ही ले लो, मान लो सिलिकॉन, सिलिकॉन में 4 आता है, ठीक है, तो यहाँ 3 की बजाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये बताओ 4 आ गया तो 4 त्यागना आसान है या 4 ग्रहण करना आसान है? सर ये तो बराबर वाली बात हो गई ना, मौका जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। 4 त्याग भी सकते हैं, 4 ग्रहण भी कर सकते हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। यहां से मैंने ये वाला लिया था। चलो यहां पे आ जाते हैं और यहां पे मैं नाइट्रोजन ही ले लेता हूं, छोटा आइटम ले लेता हूं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है दोस्तों 7 नंबर पे। 7 नंबर को कैसे फिल करोगे, 2,5 यही करोगे ना, 5 2 7। और इस वाले खाने में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो बताओ 3 ग्रहण करना आसान है या 5 त्यागना आसान है? आप कहोगे सर कौन जाएगा 5 त्यागने, उससे अच्छा है कि 3 ग्रहण कर लिया जाए। इसीलिए देखिए यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद देख लेते हैं अगला आइटम। अगला आइटम मान लो ले लिया आपने, क्या ले लिया, सल्फर ले लिया, ठीक है, सल्फर ले लिया। सल्फर किस नंबर पे है, 16 पे है। सल्फर 16 पे है तो आप 16 को कैसे फिल करेंगे, देखो 16 है, फिल करो, 8 2 10 10 6 16, 6 हो गया। अब बताओ इसके लिए 6 त्यागना आसान है या 2 ग्रहण करना आसान है? आप कहोगे सर 2 ग्रहण कर ले वही ज्यादा आसान है, इसलिए देखो सल्फर वाले कॉलम में वैलेंसी कितनी है, 2 है। चलो यहां पे आ जाओ, मान लो फ्लोरीन है। फ्लोरीन आता 9वें नंबर पर। फ्लोरीन आता किस नंबर पे, 9वें नंबर पर। 9 का आप फिल करो तो 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 2 9। तो ये बताओ यहां पर 8 पूरा करना चाहेगा, इसके लिए 1 ग्रहण करना आसान है या 7 त्यागना आसान है? 1 ग्रहण करना आसान, इसीलिए तो इसको हैलोजेंस कहा जाता है। तो याद रखिए इसकी वैलेंसी 1 है। और इसके आवर्त सारणी में आखिरी कक्ष में पहले से ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, फुल होते हैं, इसीलिए इसको 0 वाले में रखा जाता है, 0 ग्रुप भी इसको कहा जाता है। तो मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, सिर्फ वैलेंसी लिख दिया है, सिर्फ वैलेंसी लिख दिया है। दोस्तों आप याद कर लो, एकदम ना हो तो रट लो, क्योंकि जब आप रटे होंगे ना तो बड़ा तेजी से आप जो है केमिकल बॉन्डिंग कर पाएंगे, बहुत फास्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से आप, पहले वाले ग्रुप में 1 होता है, दूसरे वाले ग्रुप में 2 होता है, ठीक है, ये तो आसान हो गया। 13वें गुण का 3 होता है, अरे 13 में 3 लिखा हुआ है, और 14वें में 4 होता है, ठीक है। 15वें में 4 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो फिर से कितना होगा, वापस 4 से पीछे जाएंगे। 4 से पीछे क्या होता है, 3। तो देखिए 15वें में 3 होता है, 16वें में कितना होता है, 2 होता है, 17वें में 1 होता है, 18वें में 0 होता है। आप याद कर लोगे ना, आंख बंद करके देखो, पहले वाले ग्रुप की वैलेंसी 1, दूसरे वाले ग्रुप वैलेंसी 2, ठीक है। उसके बाद 13वें की वैलेंसी 3, 14वें की वैलेंसी 4, 15वें की वैलेंसी 3, 16वें की वैलेंसी 2, 17वें की वैलेंसी 1, 18वें की वैलेंसी 0 होती है। क्या आपने याद कर लिया? अगर याद कर लिया तो इतना स्पीड में केमिकल बॉन्डिंग आपको मैं कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। चलो एक चीज और दोस्तों यहां पे ध्यान देना, मैंने एक चीज और बताया, प्लस माइनस। तो याद रखना, अगर आप इधर वाले में जाते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस, अगर आप इधर वाले में जाते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन बीच में जो उपधातु है उसको आप ध्यान से देख के चलना, क्योंकि उपधातुओं पे प्लस और माइनस दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसका कोई ज्यादा काम है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान देना प्लस माइनस का, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक बताऊंगा आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। चलो एक एक चीज बताता हूं। क्लोरीन यहां पे दिया है, क्लोरीन किस नंबर पे आता है भैया, क्लोरीन आता है 17 पे, ठीक है। देखिए यहां पर क्लोरीन आता 17 पे, 17 यहां पे लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ाया था क्लोरीन अगर 17वें पाता है तो 17वें वाले में वैलेंसी कितनी होती है, 17वें ग्रुप की वैलेंसी 1 होती है। क्यों? क्योंकि 18वें पे 0 होती है, 17वें पे कितना होता है, मैंने पढ़ा था 13 पे 3, 14 पे 4, 15 पे 3, 16 पे 2 और 17 पे 1। तो 17वें वाले ग्रुप का अगर मेंबर है क्लोरीन तो वैलेंसी कितनी होगी, 1 वैलेंसी होगी। तो क्या इसको लिखा कैसे जाता है, पहले आप लिखना सीखो। एक बार आपने लिखना सीख लिया ना, तो इसके बाद देखो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। यहां तो एलिमेंट है ना, फिर जैसे अगर आपने एक एलिमेंट का लिखना सीख लिया, एक एलिमेंट का लिखना सीख लिया, तो मैं दिखाऊंगा कि जब दो एलिमेंट आपके सामने आ जाएंगे तब आप कैसे लिखोगे। जैसे NaCl आ गया तो आप कैसे लिखोगे, भाई पहले एक का लिखना सीख लें तब तो आप ध्यान दीजिए, बड़े आराम से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। अब देखो क्लोरीन आता है किस नंबर पर दोस्तों, 17 नंबर पे आता है। 17वें वाले कॉलम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती वैलेंसी। तो क्लोरीन को लिखा कैसे जाता है, Cl लिखा जाता है, इसके आगे लिख दो -1, इसके ऊपर पावर टाइप में जैसे लिखा जाता है लिख देना -1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि क्लोरीन क्या है, यह अधातु वाली श्रेणी में आती है, नॉन मेटल वाली श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। कोई दिक्कत आपको, ध्यान दीजिएगा। आयोडीन, आयोडीन को दोस्तों आई से डिनोट किया जाता है और आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। अगर आयोडीन को देखा जाए, आयोडीन तो ये जो है आयोडीन भी आपका किसमें आता है, ये भी ग्रुप नंबर 17 में आता है, मतलब जहां पे 17 नंबर का जो ग्रुप है उसी में आता है। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 1 ही वैलेंसी होगी। तो आयोडीन के ऊपर भी क्या कर लिया, -1 कर लिया। मैग्नीशियम की बात कर लूं, मैग्नीशियम आता है 12 पे, परमाणु क्रमांक 12 है और ये ग्रुप नंबर 2 में आता है।
ग्रुप नंबर 2 में आता है। तो ग्रुप नंबर 2 में आता है तो वैलेंसी भी कितनी है, 2 है। तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम के पावर -2। कोई दिक्कत? इसके पावर में हमेशा वैलेंसी लिखा जाता है, जितना वैलेंसी हो सकता है वही वैलेंसी लिखा जाता है, वैलेंसी के अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता है। तो आप समझो। तीसरा है पोटेशियम, पोटेशियम कैल्शियम। पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। तो पोटेशियम 19 पे है तो 19 वाला किस पे आएगा, ग्रुप नंबर 1 में आता है। देखिए यहां पर पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में है, तो यहां पर क्या ले लिया, पोटेशियम को लिखा जाता है K, और अगर इसकी वैलेंसी 1 है तो क्या लिख देंगे, K की पावर -1। उसी तरह ब्रोमीन, ब्रोमीन आता है दोस्तों 35 नंबर पे। कैसे याद है, ब्रोमीन और पारा दो ही तो ऐसी चीज है जो पूरे आवर्त सारणी में लिक्विड फॉर्मेट में रहती है सामान्य ताप पर, याद रखिएगा, ब्रोमीन और पारा 35 नंबर पे आता है। ब्रोमीन देखेंगे तो 35 नंबर कहां पे, ये आपके हाइड्रोजन वाले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17 में है, यानी उसकी क्या हो जाएगी, ब्रोमीन को लिख दो Br के पावर -1। फास्फोरस ले लिया, फास्फोरस किस पे आता है, 15 नंबर पे। फास्फोरस किस पे आता है, 15 नंबर पे। ये 15वें वाले ग्रुप का मेंबर है, 15वें वाले ग्रुप का मेंबर है, ठीक है भाई, 15 पे तो आएगा ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 15 वाले में क्या है, 13 पे 3, 14 पे 4, 15 पे 3। तो 15 वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी, 3। तो याद रखिए फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फास्फोरस को P से डिनोट किया जाएगा और वैलेंसी क्या हो जाएगी, पावर में -3। सोडियम आता है किस पे, 11 नंबर पे, पहले वाले ग्रुप का सदस्य है। किस वाले ग्रुप का सदस्य है, पहले वाले ग्रुप का सदस्य है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, Na की पावर -1। अगर मैं टीन की बात कर लूं, टीन का परमाणु क्रमांक होता है 50। रट लीजिए, नहीं रटे हैं क्या? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। टीन का होता है 50, ठीक है। अब ये जो 50 होता है, टीना याद कर लो यार, 50 रुपए का बिकता है टीना, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो 50 यहाँ पे, ये किस ग्रुप नंबर में आता है, 14 में आता है, और 14 वाले की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो टीन के लिए, टीन का SN होता है, ठीक है, और यहाँ पे 4 होता है, तो आप पावर में -4। एक चीज, एक मिनट, देखो माइनस प्लस तो मैं भूल ही गया, ध्यान ही नहीं दिया मैं इस पे। भाई ब्रोमीन कहां दिया है, ब्रोमीन तो चलो इधर दिया है, माइनस में है। पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम इधर है ना, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज क्यों लगाया, प्लस चार्ज लगाओ। मैग्नीशियम भी इधर है तो इधर भी प्लस चार्ज लगाओ। देखो ये सब आप नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा, मेरा ध्यान स्किप कर गया, अभी ध्यान आ रहा है, ठीक है। फास्फोरस किधर आएगा दोस्तों, फास्फोरस देखिए यहां पर है, ये जो है फास्फोरस, फास्फोरस इस साइड है, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज सही है। सोडियम ये इधर साइड आता है तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा। टीन भी किस में आ जाएगा, प्लस चार्ज में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टीन यहां पे दिया है और ये उपधातुओं वाले जो मेटालाइट की श्रेणी है उसके इधर है, उसके अगर इधर है तो प्लस लगाना। देखो प्लस माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि प्लस माइनस नहीं लगाओगे आगे बवाल हो जाएगा। अभी तो इसका कोई काम नहीं है, आज ही काम है, अभी तुरंत में इसका कोई काम नहीं, लेकिन आप लगाना सीखो, ठीक है। तो SN की पावर +4, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेड आता है दोस्तों 82 नंबर पे, 82 नंबर पे, ये भी 14वें वाले ग्रुप का मेंबर है, तो 4 आएगा, लेकिन प्लस में 4 आएगा, ठीक है। तो याद रखिए इसको PB बोलते हैं, PB लिखते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा +4, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाइए। एक चीज दोस्तों आपने केयर किया कि कभी भी यहां पर पावर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी पावर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं है। अगर वैलेंसी 5 होता तो पावर भी 5 हो जाता, लेकिन वैलेंसी 5 होता नहीं है, वैलेंसी अधिकतम 4 ही हो सकता है, तो इसलिए यहां पर ज्यादा नहीं है। इतनी बात समझ में आ गया। अगर आप इतना सीख गए हो तो केमिकल बॉन्डिंग लो चुटकी में खत्म, विश्वास करो। चलो आओ सिखाता हूं, बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा करेंगे, ठीक है। सुनिए मजा कैसे करते हैं। अब आप एक बार फिर से लिख दीजिए, अभी आप एक्सपर्ट हो गए लिखने में, चलो फिर से लिख देते हैं, जैसे लिखोगे तुरंत उत्तर बन जाएगा। चलो लिखते हैं दोस्तों। सोडियम, सोडियम किधर आता है, इस साइड आता है, सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है, पहले वाले ग्रुप का मेंबर होता है, पावर में हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1। क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन आता है 17 पे, ठीक है, 17वें वाले ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, इसके पावर में क्या हो जाएगा -1, +1 -1, खाली लिख दीजिए, 5 का लिख दीजिए, फिर आगे सिखा देता हूं आपको। सोडियम में फिर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जहां जहां सोडियम दिखे +1 कर लो यार, क्या मतलब है, ठीक है, चलो हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस पे आता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, क्या होता है 8, और ऑक्सीजन क्या आता है, नॉन मेटल में आता है, और ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है, तो ये ग्रुप नंबर 16 का मेंबर होता है, और वहां पर वैलेंसी होती है 2, तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगा के लिखेंगे -2। नाइट्रोजन 7 पे आता है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, -3, ठीक है, देख लेना नाइट्रोजन वाले में -3 होती है, ठीक है। यहां पर यस दिया ना, यस माने क्या हो जाता है दोस्तों, सल्फर, सल्फर आता है 16 पे, 16 पे आता है तो क्या हो जाएगा, 16 वाले में हो जाएगा, 16वें वाले ग्रुप में सदस्य है, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिख लिया -2, समझ में आ रहा है,
इतना समझ में आ रहा है? चलो पहले इतने को हम लोग सीख लेते हैं, इतने को सीख लेते हैं। दोस्तों करना क्या आपको पता है, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है। सर आपने लिखवाया क्यों, बता दूंगा, 1 मिनट रुको, बता दूंगा लिखवाया क्यों। लिखवाया हूं मतलब कोई ना कोई बात होगी। अभी प्लस माइनस पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, देखिए इसको चार्ज को उठा के इसके साथ लिख देना और इसके चार्ज को उठा के इसके साथ लिख देना, लेकिन ऊपर नहीं नीचे, ऊपर नहीं नीचे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Na और इसका चार्ज कितना 1 था इस वाले का, और इधर क्लोरीन का बात करूं तो Cl का चार्ज 1 था। अब Na1 Cl1 लिखने से अच्छा है इसको लिख दिया जाए NaCl। क्या लिख दिया जाए, NaCl, ठीक है। NaCl को ऐसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, बट अभी मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि क्या कहा जाता है। पहले कंपाउंड बनाते हैं, पहले यौगिक बनाते हैं। भाई एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट ए है, दोनों एलिमेंट को मिला करके बना क्या रहे हैं पहले उसको देख लो, पहले आप उसको देख लो, फिर उसको नाम क्या दिया जाता है उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर Na था ना, तो क्या लिख लोगे Na, लेकिन इसका O के ऊपर 2 था ना, तो माइनस नहीं देखना है, 2 को उठाकर इसके नीचे लिख देना है, यानी Na2 और इसका वाला इस पे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा Na2O। समझ में आया? नाम बाद में सिखाऊंगा, पहले आप बनाना सीखो, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा Na3N, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा Na2S। समझ में आ रहा है? सर गजब सर, मजा आ गया, इतना आसान होता है केमिस्ट्री। हाँ इतना आसान होता है। डर क्यों रहे थे? इसलिए डर रहे थे ना कि आज तक पढ़ नहीं पाए थे इसलिए, या फिर आज तक मजा नहीं आता पढ़ने में इसलिए। अब तो आ गया ना, मजा तो खूब आएगा। मजा केमिस्ट्री में नहीं, स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, और अच्छी बात है कि सब विषय आपको एक ही टीचर से पढ़ने के लिए मिलेगा, इसलिए और भी ज्यादा मजा है। तो कहीं पर आप कोई भी विषय, मेरी तो आदत है मैं यहीं से अगर मूव करके चाहूँ तो ज्योग्राफी स्टार्ट कर दूंगा और ज्योग्राफी को ले जाके जोड़ दूंगा कहां पर, हिस्ट्री में ले जाके जोड़ दूंगा। समय के साथ जैसा चाहो वैसा बन जाओ, ठीक है, मजा आता है। चलो यहाँ पे देखो कैल्शियम, कैल्शियम किस नंबर पे आता है दोस्तों, Ca माने कैल्शियम, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। 20 नंबर पे आता है तो 20 नंबर की वैलेंसी कितनी होती है, आप दिमाग में सोच भी सकते हो, 8 2 10 10 और फिर 8 18 18 2 20, लास्ट में 2 आया, 2 त्यागना आसान है, वैलेंसी 2 होती है। इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहो अगर आपको याद हो जाएगा तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर लिया आपने, सीधा सीधा कर लिया -2, Ca के ऊपर -2, Ca के ऊपर -2, कैल्शियम, कैल्शियम उधर ही आएगा ना, ठीक है। देख लो यहाँ पे कैल्शियम कहाँ पे दिया है, सॉरी कैल्शियम यहाँ पे ना, पोटेशियम कैल्शियम, माइनस नहीं प्लस प्लस प्लस, यही मिस्टेक होता है, +2 यहाँ पर, अब और कहीं नहीं, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे दिया है, क्लोरीन के ऊपर हम जानते हैं -1 होता है तो नोट करके रखिए, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, नोट करके रखिए। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, नोट करके रखिए। नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, नोट करके रखिए, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, नोट करके रखिए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, ठीक है। एल्युमिनियम 13, तो 8 2 10 3 13, यानी 3 आ गया तो 13वें पे आ जाएगा, 13वें पे आ गया तो फिर +3 में आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेटलाइट के इधर साइड में तो मेटल में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या सकते हैं, +3 कर सकते हैं, और यहां भी हो जाएगा +3। सारा डेटा फिल हो गया। अब क्या करो, खाली ट्रांसफर कर लो। देखिए Ca, अब एक लिखने की जरूरत है नहीं, Cl2 कर लीजिए, CaCl2 कुछ बनेगा कंपाउंड, ठीक है। यहां पे देखिए Ca2O2 कर सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, Ca3N2 कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या कर सकते हैं, Al1 करने की जरूरत है नहीं, Cl3 कर सकते हैं। यहां पर क्या कर सकते हैं, Al3, और यहां पर क्या कर सकते हैं, N3। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, Al3 N3 लिखने से अच्छा है कि भाई, अब देखिए यहां पर 2 है, तो 2 है तो कट जाए ना, 2 है तो कट जाए, क्या मतलब 2 लिखने का, 2:2 का क्या है, उसको 1:1 भी लिख सकते हैं। तो अगर सेम अगर दोनों हो गया है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं CaO, क्या लिख सकते हैं, CaO, समझ रहे हैं भाई। अगर अनुपात देखिए ना, अब जैसे यहाँ 3 है तो इसको सीधा लिखिए ना, ALN, क्या लिखिए, ALN लिखिए, ये सही हो जाएगा आपका, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलो अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई हो तो मैं चाहता हूं एक बार, अगर पीरियोडिक टेबल ना दिया हो, क्या आप तब भी कर सकते हैं वैलेंसी के आधार पर, हाँ वैलेंसी के आधार पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, मान लीजिए आपने इसको उठा लिया, क्या दिया है, Na+N। अब देखिए सोडियम, अगर आपको पता है कि सोडियम 11 नंबर पे आता है तो इसका क्या हो जाएगा, 8 2 10 1 11, एक त्यागना आसान है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेटल वाली साइड में आता है। नाइट्रोजन की बात कर लिया तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, 7वें पे आता है, मतलब क्या हो जाएगा,
मतलब क्या हो जाएगा, वो नॉन मेटल की तरफ आएगा। और नाइट्रोजन को देख लीजिए ना आप, कहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कैसे निकालेंगे, 2 और 5, ठीक है। इसके लिए 3 ग्रहण करना आसान है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। और इसको हम लिख क्या सकते हैं, Na3N, क्या लिख सकते हैं, Na3N लिख सकते हैं ना। तो ऐसे करके अगर आपके सामने कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है या पीरियोडिक टेबल नहीं है तो भी आप परेशान मत होइएगा, बना सकते हैं। चलो एक आध और बना के देख लेते हैं। चलो मान लो यहाँ पे CAN है, ठीक है, क्या है, CAN। चलो इस वाले को बना के देखते हैं, क्या दिया है, Ca+N। अब देखो अगर जिसको याद नहीं हो अलग से बना ले। कैल्शियम, कैल्शियम आता 20 पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 8 2 10 10 8 18 18 2 20, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 त्यागना आसान है, मतलब इसकी पावर में क्या हो जाएगा, +2, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, +2, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन में क्या आ गया, 5 3 8 -3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Ca3N2, क्या आ जाएगा, Ca3N2। समझ में आ रहा है, बस इतना ही काम तो करना है। क्यों परेशान हो रहे थे, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए उसी तरह इसका कर लीजिए, एल्युमिनियम और क्लोरीन का दे रहा है, क्या दे रहा है, एल्युमिनियम और क्लोरीन का। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं दिया है तो भी आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रहना चाहिए कि एल्युमिनियम किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। 13 नंबर पे आता है तो क्या कर सकते हैं, 8 2 10 3 13, तो 3 त्यागना आसान है, मतलब पावर क्या हो जाएगा, +3 की -3। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो किस साइड पड़ता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इतनी बातें आप ध्यान देंगे तभी आप कर सकते हैं। देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर किस साइड, प्लस वाली साइड में, तो इसका प्लस। लेकिन अगर मान लीजिए आपके दिमाग से स्किप कर गया तो कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 2 14 33 52 85। तो अगर इसके इधर बन रहा है कि इसके इधर बन रहा है, थोड़ा सा सेंस लगाना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ये आदत में आ जाता है, बहुत टिपिकल नहीं आपसे परीक्षा में पूछता, परीक्षा में छोटा छोटा पूछता है। हमको लगता है 1 से लेकर 20 तक में ही सारे आइटम वो बना देता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसको आप सीख जाइएगा, ये वही वाला जो अभी आपको प्रैक्टिस कराया गया। अब थोड़ा सा और अलग, हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करते हैं और कुछ नई चीजें आपको बताते हैं, क्योंकि यहीं से फिर एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, वो भी हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने शुरू में बताया आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, जिसको सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, या बंध बनता है तो उसके बाद यौगिक बनता है, तो ये कैसे, उसके बारे में भी हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दे रहा है, सल्फर दे रहा है, ठीक है, सल्फर दे रहा है। और आपको पता है कि सल्फर आता कहां है, 16 पे आता है, सल्फर 16 पे आता है। और 16 वाला है मतलब ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो यहां पे लिख सकते हैं -2, क्या लिख सकते हैं, सल्फर में -2। क्लोरीन में क्या कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन वाले की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा पीछे मैंने क्लोरीन में कहीं 3 लिख दिया था क्या, एक बार आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से वैलेंसी अपना ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी के आधार पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम तो इधर आता है और ये पहले वाले ग्रुप में है तो 1 कर लिया। पोटेशियम, पी माने क्या आ जाता है, पोटेशियम आता है 15 पे, इसकी वैलेंसी 3 होती है और -3 होती है, ठीक है, इसको लिख लिया। यन आ जाता है किस पे, नाइट्रोजन में आ जाता है दोस्तों 5 2 7, मतलब 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए, 7 पे आता है ना, तो 2 और 5 5 3 8, अच्छा 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन किस पे आ जाता है, 2 आ जाता है। सल्फर फिर से देख लीजिए -2 आ जाएगा। और F माने क्या हो जाता है दोस्तों, F माने क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, F माने हो जाता है फ्लोरीन, 9 नंबर पे आता है। उसको कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 और 7, यानी उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, तो -1 लिख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन में तो +1 होता है, ऑक्सीजन में -2 होता है। तो ऐसे ऐसे करके आप नोट कर लीजिए। चलिए पहले आप यहाँ पे इसको हम लोग इतना सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि बनता कैसे है, उसको सॉल्व कर लीजिए। हमने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, S1 लिखने की जरूरत है नहीं, और क्लोरीन लिख करके क्या कर लिया, 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया। क्या मैंने सही लिखा है, क्या ये आपको बताना है कि सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं। दूसरा लिख रहा है Na3, एक बार आप चेक करते चलना, अगर कहीं मिस्टेक से कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप सही कर लेना। हमेशा देखिए गलती नहीं देखा जाता, मान लीजिए कहीं दिमाग नहीं काम किया, कहीं मैंने 2 की बजाय 3 वैलेंसी कर दिया, तो आपको नहीं परेशान होना, उसको आप सही करो यार, उसको आप सही करो। आप ही मत देखना कि ये क्या हो गया, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है, लोग अगर प्लस गलत कर दिए तो कहते हैं सर गलत हो गया, आपका गलत हो गया। अरे मेथड समझो यार, मेथड समझो, दिमाग में 1000 बातें चल रही है, मेथड आपको सिखाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है, आप मेथड सीखो और जानो कि ये चीज करते कैसे हैं, आपको पता हो। अगर हमसे गलती हो गया, मान लो कहीं मैंने वैलेंसी गलत लिख दिया, मेरे ध्यान में आया 2 वैलेंसी और उस चीज की वैलेंसी 3 है, तो आप समझो ना क्या करना है, उसको आप सही कर लो यार। इतना अच्छा है, आप पढ़ाई करते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाओगे, परेशान नहीं होना है, मेथड याद रखना है। सुनिए, इसको क्या लिख सकता हूं, N2O3 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, S1 लिखने की जरूरत है नहीं, SF2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, H2O लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख सकता हूं। हमने बताया ना कि ये बनता क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बनाना सीखो,
पहले आप बनाना सीखो। चलो आ जाओ यहाँ पे बनाते हैं। सोडियम, सोडियम आता है किस नंबर पे, पहले वाले पे आता है, तो यहाँ पे +1 कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम में +1, ठीक है, कर लिया। उसके बाद आर्गन, आर्गन किस ग्रुप में आता है दोस्तों, आर्गन आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था कि नियान हो गया 10 नंबर पे, ठीक है, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडॉन हो गया, ये 5 हैं जो यहां पर आते हैं। हीलियम भी, ठीक है, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडॉन हो गया, ये 18वें वाले ग्रुप के सदस्य हैं जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान दीजिएगा, गलती से भूलिएगा मत, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप में, ये तो जीरो ग्रुप में है, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। तो जिसकी वैलेंसी 0 होती है सर उसमें क्या करेंगे, उसके सर पे 0 लिख देंगे और क्या करेंगे। जब नहीं है वैलेंसी तो क्या करें, घर से लाके दें क्या, तो 0 लिखो, बात खत्म करो। यहां पे देखो कैल्शियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम आता है 19 नंबर पे और 19 नंबर पे आता है दूसरे वाले में, ठीक है, तो +2 हो जाएगा। यहां पे देखिए मैग्नीशियम आ जाता है, मैग्नीशियम भी +2 आ जाएगा। यहां पर कैल्शियम दिया है, यहां पे +2 हो जाएगा। और के माने जाता है, के माने पोटेशियम होता है, के माने क्या होता है, पोटेशियम। नाम पे मत जाइए, के याद रखिए, पोटेशियम। के कहां चला गया के यार, अरे पोटेशियम, अच्छा इधर है, ठीक है, हम भी कहां उधर ढूंढ रहे हैं, पोटेशियम इधर है, पहले वाले ग्रुप में है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको सब नोट कर लेते हैं, फटाफट नोट कर लेते हैं। रुको यार, नोट मत करो, गड़बड़ कर दोगे, ऐसे नहीं नोट होता है। रिएक्शन का एक तरीका होता है, रिएक्शन का एक मेथड होता है, उस मेथड के अलावा रिएक्शन नहीं होता है, समझ रहे हैं। उस रिएक्शन के अलावा मेथड मतलब कोई अलग, ऐसा नहीं कि जो दो एलिमेंट लिख दिया तो उसके अंदर रिएक्शन होना जरूरी है। रिएक्शन होने की केवल 2 कंडीशन होती है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाएगी रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा नहीं। जैसे आपका रिएक्शन कब होता है, जब मेल फीमेल एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तब आकर्षण वाली बात आती है, ठीक है। हाँ कुछ लोग हैं जिनको मेल में हो जाता है आकर्षण, कुछ फीमेल में हो जाता है, ये तो कलयुग है ना, उसका सवाल है, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो भगवान और प्रकृति की बात करें तो उन्होंने बनाया किससे है, बनाया मेल और फीमेल को। एक मेल के लिए फीमेल बनी होती, फीमेल के लिए मेल बना होता है कि नहीं। तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण, जो रिएक्शन होता है वो एक दूसरे के प्रति है। रिएक्शन मतलब उसको रिएक्शन, इसको आकर्षण बोलते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको समझाने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि समझो, क्या समझो, केवल 2 टाइम रिएक्शन होता है। कब, जब प्लस माइनस मिलते हैं तब रिएक्शन होता है। कब, जब प्लस माइनस होते हैं तब। अब कहोगे सर माइनस प्लस हो जाएंगे तब, अरे वही बात है यार, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, एक ही बात है, समझ रहे हो। चाहे प्लस माइनस लिख लो, चाहे माइनस प्लस लिख लो, ठीक है, तब रिएक्शन होता है। या जब माइनस माइनस हो जाता है तब भी रिएक्शन हो जाता है। ये 2 ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होता है। मतलब सर, मतलब कहने का बाबू ये है कि अगर दोनों तरफ प्लस के तरफ जो चिन्ह होंगे ना तो रिएक्शन बनेगा ही नहीं। और यहाँ क्या है देखिए, यहाँ क्या देखिए, सोडियम पे +1 चार्ज है और कैल्शियम पे +2 चार्ज है। क्या कोई रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, लिखिए मत लिखने लगे थे क्या, कितने लोग तो बनाने लगे होंगे, फटाफट हम बना देते हैं सर, अच्छा किया बना दिया, अच्छा किया, पता नहीं था इसलिए बना दिया, अब पता चल गया ना, नो रिएक्शन। बताओ यहाँ +1 +2 है, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। इधर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। सर मान लीजिए अगर किसी में 0 आ गया तो मतलब एक तरफ प्लस दिया और दूसरी तरफ 0 दे दिया तब नो रिएक्शन। अगर सर 0 दे दिया प्लस दे दिया तो नो रिएक्शन। सर अगर 0 0 दे दिया तो नो रिएक्शन। बोल रहा हूं केवल 2 कंडीशन है, तो बार बार पूछ रहे हो घुमा फिरा के की बात। रिएक्शन कब, जब प्लस माइनस हो तब रिएक्शन होगा, या माइनस माइनस होगा तब रिएक्शन होगा। केवल 2 ही कंडीशन रिएक्शन की, और कोई कंडीशन नहीं होती है। समझ में आ गया। तो नीचे वाले में रिएक्शन नहीं होगा, ऊपर वाले में रिएक्शन होगा। क्यों, देखिए यहां माइनस माइनस था रिएक्शन होगा, प्लस माइनस था रिएक्शन होगा, माइनस माइनस है रिएक्शन होगा, माइनस माइनस है रिएक्शन होगा, प्लस माइनस है रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को, समझिए, एक एक पॉइंट समझिए। मेरी आदत है ना, मैं कोई पॉइंट छोड़ता नहीं हूं। एक्चुअली में मुझे भी ये सब आता नहीं था, बड़ा मेहनत करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, बहुत मेहनत करता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा। वैसे तो मैं जितना जीएस पढ़ाता हूं कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, जो मैं बड़े मन से पढ़ाता हूँ, बड़े मन से। टैक्सेशन हो गया, कास्ट अकाउंट हो गया, फाइनेंस अकाउंट हो गया, एडवांस अकाउंटिंग हो गया, वो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट करना मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरे मतलब रियल में जो मैंने पढ़ा है अपने जीवन में, ठीक है। 5 6 7 सालों में बड़ी मेहनत करके उनको पढ़ा है। लेकिन जीएस में जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। मुझे कभी टीचर भी मत समझना कि बहुत बड़े मास्टर आ गए हैं और ये पढ़ा रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। क्यों, आप डिमांड करते हो ना सर ये चीज़ें हमें समझा दीजिए, उसके लिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं चाहता तो कोई दूसरा टीचर बुला के उनसे पढ़वा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूं कि कोई टीचर आएगा तो जो पढ़ाएगा तो क्या बच्चों के मन लायक पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। मुझे लगता है यार कि इस चीज को मैं ही क्यों ना आसान बना लूं। तो पता बड़ा मेहनत करना पड़ता है।
और सबसे अच्छी बात है ना कि मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर को इस चैप्टर को पढ़ाने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने इस चैप्टर को, ऐसा नहीं कि आता नहीं होगा, आता होगा, टीचर ने इस चैप्टर को हजारों बार पढ़ाया होगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि बच्चों को डर कैसे लगता है। क्यों? जब मैं इस चैप्टर को सीख रहा था ना, तो मुझे भी बहुत डर फील हो रहा था, यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसे याद हो पाएगा, बड़ा कठिन है, इतने सारे हैं पीरियोडिक टेबल में, इतना सारा नियम है, जो चीज़ें बचपन से नहीं सीख पाया, कभी मतलब चाह कर भी नहीं सीख पाया, वो अब सीख पाऊंगा क्या? तो बड़ा डर लगता था। तो केमिस्ट्री से मैं बड़ा भागता था दूर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ा दूर रहता था। फिर एक दिन हुआ यार कि नहीं, भागना नहीं है। क्यों? बात बच्चों की है, बात स्टूडेंट की है। भाग जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? भाग जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट है तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मेथडोलॉजी पे चलता है, मेथड पे चलता है, हर चीज के पीछे रीजन होता है, तो वो तो समझा लेता हूं मैं, वो पढ़ने में मुझे मजा आता है और मैं पढ़ करके सारा फार्मूला बना के आपको सिखा देता हूं। लेकिन जब बात साइंस की आ जाती है तो इतने टिपिकल नाम, इतना टिपिकल कंडीशंस, इसको कौन याद रखे? तो लगता है नहीं यार, याद करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर चाहते हो बच्चों का हित हो तो मेहनत करना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि एक बंदा जिसके बैकग्राउंड में केमिस्ट्री का नामो निशान नहीं हो, आपको जो विषय नहीं आता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, मैं कह दूं आप टीचर बन जाओ इंग्लिश के, है पॉसिबल? कई लोग हमसे भी बोलते हैं सर इंग्लिश भी पढ़ा दीजिए। पढ़ाऊंगा, समय आने दो, इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। मुझे इंग्लिश से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, मतलब मैं इंग्लिश में इतना कमजोर हूं कि मैं समझ लेता हूं, कोई कुछ बोलेगा ना मैं समझ लेता हूं, ठीक है। मूवी वगैरह देखता हूं, इंग्लिश मूवी देखता हूं, समझ लेता हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है, जोड़ बोड़ के तोड़ ताड़ के सब समझ में आ जाता है। या कभी न्यूज़पेपर पढ़ना हुआ तो समझ जाता हूं कि हाँ इस न्यूज़पेपर में ये पैराग्राफ दिया तो ये कहना क्या चाह रहा है, वो मैं समझ जाता हूं। लेकिन अगर रिप्लाई करने के लिए कह देंगे ना, एक लाइन भी नहीं बोल पाऊंगा, इतना कमजोर है इंग्लिश। और आपको वादा करता हूं आपसे, ये सारे सब्जेक्ट आप खत्म हो जाने दीजिए, मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी मैं आपको भी मास्टर बनाऊंगा और खुद भी मास्टर बनूंगा। आदत है मेरी, जो मुझे नहीं आता है उसमें पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं ना कि वो चीजें आपको भी नहीं आती हैं, तो क्यों ना बेसिक से स्टार्ट किया जाए। देखो ना, आज हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पावर ओवर के बारे में पता ही नहीं था। सोचो हम लोग H2O पढ़ते हैं, समझते नहीं H2O में जो 2 है ना, ये H का नहीं है, ये तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है, उसी लिए 2 आ रहा है। इतना नहीं पता था। जब मैं पढ़ा मैं बड़ा खुश हुआ। अपनी टीम को बैठा के सबको पढ़ाता हूँ, भाई बैठ जाओ सब लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनो, हाँ, उन लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। फिर अगर वो कोई क्वेश्चन रेज करते हैं ना, अगर मुझसे कोई छूटा भी होता है तो मेरा तैयार, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आ सकता, तुरंत सॉर्ट आउट करो, ठीक है। ये चीजें थी, तो ये था प्लस माइनस का झोल, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस जो नहीं बना उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि मान लीजिए कभी भी अगर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 2 ही कंडीशन होती रिएक्शन करने की, ठीक है। कब? या तो प्लस माइनस आया हो या तो माइनस माइनस आया हो। जो प्लस माइनस आया होता है ना, वहां पे जो रिएक्शन होता है उसको आयनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। हाँ, इतना आसान है, हाँ, कुछ नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने जैसे H2O लिखा था ना, क्या लिखा था? मैंने लिखा था H+O, यही लिखा था ना, H+O। आप देखते हैं हाइड्रोजन ग्रुप 1 में आता है +1 की वैलेंसी है, और ऑक्सीजन इधर आता है, ऑक्सीजन के पास क्या है? -2 की वैलेंसी है। तो हमने इसको बना के क्या कर दिया? H2O। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज। बताओ H2O जो बना है ये किस तरह का कंपाउंड है? दिस इज आयनिक कंपाउंड। अंग्रेजी थोड़ा बहुत आ जाता है, बोल देता हूं, ठीक है। ये क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। H2O क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है। अच्छा सर माइनस माइनस वाला होता तो क्या हो जाता? प्लस प्लस वाला तो कर नहीं सकते हैं, माइनस माइनस वाला करके देख लेते हैं। चलो N और O लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया N+O। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन पे देखा कि -2 की वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन पे -3 की वैलेंसी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? N2O3। क्या हो जाएगा? N2O3। तो देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ये क्या है? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। आपके समझ में आ गया? अगर आ गया होगा तो मुझे लगता है सर रोक दिया जाए यहीं पे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैंने पढ़ा दिया ना बाउंस कर जाएगा, है कि नहीं? मैं तो एज ए टीचर पढ़ लिया, लेकिन इससे ज़्यादा आपके लिए बाउंस कर जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री को, लेकिन पता है करना चाहिए यार। आप विद्यार्थी हो, आपको हर विषय से मोह होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इन्वायरमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो, कंप्यूटर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी हो, आपको हर विषय से मोह होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हर विषय से मोह नहीं करते, इसका मतलब है आप समाज में भी
भी वही काम करेंगे, आप लोगों को समानता के साथ नहीं देखेंगे। आप सोचेंगे ये पंडित जी हैं तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और वो SC ST वाले उन पे कम ध्यान दीजिए। नहीं, वही काम तो आप आज कर रहे हो। आप लोगों को शिक्षा देते हो कि नहीं ये चीजें हैं, नहीं, आप ध्यान दो, सब पर ध्यान देना आपका। और हमको तो लगता है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान कमजोर पर देना चाहिए। भाई समाज में जो गरीब है, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही, पहले उन पे ध्यान देना चाहिए कि जिनके यहाँ सब सुविधाएं पहुंच रही, पहले उनको ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, मजा तो आपको आएगा जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ मिलने में, ठीक है, और कठिनाई आएगी सबसे छोटे जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद करने में बहुत समस्या है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, पाप पुण्य देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पुण्य जो नहीं कुछ पाप आ रहे हैं या जो परेशान है, उनकी मदद करने में पुण्य ज्यादा है, उनकी मदद करने में पुण्य ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे बड़ा इत्मीनान से पढ़ाता हूं। जो कठिन विषय है ना, आप उसको भी पढ़ो। अगर नहीं पढ़ रहे मतलब आप समानता का भाव नहीं रखे हैं, ठीक है। जाइए जल्दी से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो और भी बेहतर आपकी तैयारी हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी आज आएगी रात में 9 बजे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।